तो हेलो स्टूडेंट, वीडियो पॉज हो चुका था इसलिए फिर से बनाना पड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए थे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो क्या है? द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विच अकर इन इट, जो कि इसमें उपस्थित हो। वही हमारा क्या कहलाएगा? दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। अब इसे इसमें देखिए, अधिकतम कितनी बार अवकलन है? एक बार अवकलन है ना? अधिकतम एक बार अवकलन है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा। अब इसमें देखिए कितनी बार अधिकतम अवकलन है? 2 बार अवकलन है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। अब इसके बाद आता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के हायर ऑर्डर के कोएफिशिएंट का जो पावर होता है, जो कि फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन होना चाहिए। तो फिर उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव का पावर हो वो रेडिकल से फ्री हो, फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, उसका पावर निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो चाहे रेडिकल में हो चाहे फ्रैक्शन में हो, किसी प्रकार का कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन जो हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका पावर कैसा होना चाहिए? हमेशा फ्री फ्रॉम रेडिकल, फ्रैक्शन से भी फ्री होना चाहिए और निगेटिव पावर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले सॉल्व करके पॉलिनोमियल टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। अगर पॉलिनोमियल टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा तो फिर उसकी डिग्री डिफाइन हो जाएगी। तो यही नोट पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट द वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बी फ्री फ्रॉम रेडिकल और फ्रैक्शन। ये कोई जरूरी नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो वो रेडिकल से फ्री हो, फ्रैक्शन और रेडिकल से फ्री हो, जरूरी नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। वो किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे किस पर? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तो सेकंड नोट क्या है? कुल मिलाकर के पॉलिनोमियल टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। जैसे हम लोग अलजेब्राइक पॉलिनोमियल पढ़े हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी पॉलिनोमियल टाइप अगर है तो डिग्री डिफाइन होगी। अन्यथा हम लोग क्या करेंगे, पहले पॉलिनोमियल टाइप का बनाएंगे उसके बाद डिग्री डिफाइन करेंगे। सेकेंड नोट है, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन हैज टर्म ई पावर डी वाई पार डी एक्स, साइन डी वाई पार डी एक्स, लॉग, इनमें से अगर ये होंगे तो फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होगी। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y upon dx2 प्लस 2x dy upon dx प्लस रूट में 1 प्लस dy upon dx का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपको बताना है कि इसका जो ऑर्डर और डिग्री होगा वो क्या होगा ना। चलिए हम लोग इसके सोल्यूशन में चलते हैं। तब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मैक्सिमम कितनी बार अवकलन है? 2 बार, यानी इसका जो ऑर्डर है वो 2 है ना। लेकिन जब हम लोग डिग्री डिफाइन करने चलेंगे तो फिर ये किस टाइप में होना चाहिए? पॉलिनोमियल टाइप का। लेकिन है ये क्या? नहीं है ना,
क्योंकि ये देखो रेडिकल है, रेडिकल मतलब मूल, कितने का मूल है, ये 2 का है। तो फिर क्या करेंगे, इसको पहले फ्री करिए ना, तो जिसमें रेडिकल टाइप का लगा हुआ हो हम लोग उसको क्या करेंगे, अकेले राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, और बाकी जो रेडिकल टाइप के नहीं होंगे उनको हम लोग लेफ्ट में रखेंगे ना। यहाँ लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन d2y upon dx2 प्लस 2x dy upon dx। अब इसको लिखने के बाद राइट साइड में ट्रांसफर करके फिर से सॉल्व करेंगे। dy upon dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलिए अब ट्रांसफर करिए इसको, तो d2y upon dx2 प्लस 2x dy by dx इज इक्वल टू माइनस रूट में 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो वी गेट दोनों पक्षों को हम लोग क्या कर दिए, वर्क कर दिए, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका d2y अपॉन dx2 प्लस 2x dy बाई dx का होल स्क्वायर। यहाँ से आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, करड़ी हट जाएगा, तो मिलेगा क्या 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका बनेगा d2y अपॉन dx2 का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 4x dy बाई dx d2y अपॉन dx2। अब ये हो गया, इसको ट्रांसफर कर लीजिए ना, हो जाएगा माइनस dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको साथ रखिएगा, तो d2y अपॉन dx2 होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए ये और ये टर्म सेम दिख रहे हैं ना, तो कॉमन हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 4x dy बाई dx इंटू d2y अपॉन dx2 माइनस 1 बराबर 0। अभी देखिए आपका बन गया ना पॉलिनोमियल टाइप का। तो अब क्या करना है, अब इसकी डिग्री पर डिपेंड करिए, इसकी जो डिग्री होगी, अब इसकी डिग्री मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव है, 2 बार। रेडिकल से फ्री है तो इसका ऑर्डर होगा, इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। डिग्री क्या होगी, रेडिकल से फ्री है, निगेटिव भी नहीं है, फ्रैक्शन भी नहीं है, dy अपॉन dx के पावर का, तो फिर क्या करना होगा, अधिकतम कितने बार अवकलन है, 2 बार। इसका जो घात है वो कितना है, 2, इसलिए इसकी ये क्या मिल जाएगी, डिग्री और ऑर्डर। तो समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपसे पूछा था कि डिग्री क्या है और फिर ऑर्डर क्या है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिया हुआ है d2y अपॉन dx2 प्लस साइन dy बाई dx इज इक्वल टू 3x। हाँ, अब आपको इसमें बताना है कि इसकी डिग्री और ऑर्डर क्या होगी ना। चलिए तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन
the given differential equation d2y upon dx2 plus sin dy upon dx is equal to 3x ना। तो भी इसके पहले आपने नोट में देखा हुआ था, कहा गया था अगर साइन यानी जो डेरिवेटिव है, अगर किसी ट्रिग्नोमेट्री का एंगल वगैरह होगा या एक्सपोनेंशियल की पावर dy बाई dx होगा या फिर डेरिवेटिव का लॉग होगा, तो उस स्थिति में डिग्री डिफाइन नहीं होती है ना। चलिए, तो इसका आर्डर क्या होगा, देयरफॉर इट्स ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, लेकिन डिग्री क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट ना। because this given differential equation because this given differential equation because the given शॉर्ट कर लिखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल टाइप, दैट इज, अब से इसको एक्सपेंड करेंगे। देखो, अगर कोई पॉलिनोमियल होती है तो उसकी डिग्री क्या होती है, फाइनाइट होती है, ठीक है ना। अगर उसकी डिग्री फाइनाइट नहीं हुई, अगर इनफाइनाइट हो रही है, तो फिर वो कोई और नहीं, जीरो पॉलिनोमियल टाइप का होगा ना, यानी वो जीरो पॉलिनोमियल ही होगा। तो अब जैसे हम लोग इसको ब्रेक करेंगे ना, तो साइन एक्स का प्रसार क्या होता है, होता है साइन एक्स का एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल एक्स पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट एंड सो। ऐसे यहाँ क्या बनेगा, डी वाई अपान डी एक्स माइनस डी वाई अपान डी एक्स का होल क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 5 फैक्टोरियल डी वाई अपान डी एक्स का पावर 5 माइनस डॉट डॉट इज इक्वल टू 3x ना। ये पॉलिनोमियल टाइप का है नहीं, है ना, क्योंकि इसके टर्म कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। इसलिए इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, पॉलिनोमियल बनाएगा ही नहीं ना। अब इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसको लोग ट्राई करिएगा। चलो, अब हम लोग आते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो पता ही है ना। इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो तो आपको पता ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, वो क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब कहलाएगा, अब इसके लिए 3 शर्तें हैं, अगर वो 3 शर्त कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फुलफिल करेगा तो वह कहलाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना। तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन
is said to be a differential equation is said to be linear if number one the dependent variable y in the first degree, ठीक है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल y इन द फर्स्ट डिग्री, यानी y एक घात में होना चाहिए या हो। नंबर 2 है द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y should be degree 1 ना, that is dy by dx in the first degree ना, फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए। नंबर 3 है एंड द प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव not include, and no product of dependent variable and its derivative, यानी y and its differential coefficient dy by dx। ठीक है तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब कहलाएगा, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल y एक घात में हो और फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिपेंडेंट वेरिएबल y का वो भी एक डिग्री हो, यानी y में एक घात, फिर उसके डेरिवेटिव में भी कितना घात हो, एक घात हो, और y और dy by dx का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, वो कैसा होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है अब इसके बाद आता है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जो लीनियर ना हो। ए डिफरेंशियल इक्वेशन which is not linear is called a differential equation which is not linear, which is not linear is called non-linear differential equation। ठीक है ना, चलो इस पर हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेते हैं
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स। ये क्या है? लीनियर है। अगर दिखा लीनियर है तो किस में है ये भी देख लेते हैं। इज लीनियर इन वाई। एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 0। ये भी क्या है? मैक्सिमम कितने ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का। इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी ना, इसका घात। ये क्या है? इज लीनियर। ये भी क्या है? लीनियर है ना। वैसे और लेते हैं। चलो इसे एग्जाम्पल फर्स्ट में लेते हैं, सेकंड। थर्ड एग्जाम्पल डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5y एक्स स्क्वायर। अब ये लीनियर है? नहीं है, क्योंकि y कैसा, x कैसा है? स्वतंत्र है। y कैसा है? परतंत्र है। तो जो परतंत्र का डेरिवेटिव है, परतंत्र की जो घात यानी डिपेंडेंट का घात कितना है? 1 है, लेकिन उसके डेरिवेटिव का घात कितना है? एक ज्यादा है ना, तो क्या होगा? ये नॉन लीनियर। चलो एक एग्जांपल और, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर ना। ये भी क्या है? नॉन लीनियर। क्यों है? देखो यहाँ से क्या पता चलता है? एक्स कैसा है? इंडिपेंडेंट है। वाई कैसा है? डिपेंडेंट है। इसका जो डेरिवेटिव है डिपेंडेंट का वो एक घात है, यहाँ भी एक घात है, लेकिन यहाँ कितना है? डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर 2 है, इसलिए लीनियर नहीं। ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और उसके इक्वेशन किस टाइप के दिखते हैं, कैसे पहचाने जाएंगे ना। ये वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर अगर नहीं आया तो अच्छे समझना चाहिए। ठीक है ना। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए? 1। जिसका कोफिशिएंट हो डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का, वो भी कितना होना चाहिए? फर्स्ट डिग्री का। और डिपेंडेंट वेरिएबल y और इसके डेरिवेटिव का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अगर प्रेजेंट हुआ तो फिर क्या हो जाएगा? वो नॉन लीनियर। चलिए अब हम लोग आते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग कोई सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा तो हम लोग उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ना यानी साधारण अवकल समीकरण बनाना। तो ये बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले जान लें कि आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है या फिर पैरामीटर क्या है ना? आर्बिट्री कांस्टेंट और पैरामीटर। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस आर
formed as a result of elimination of arbitrary constant. Differential equation are formed as a result of elimination of arbitrary constant. यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है ना वो फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के एलिमिनेशन से बनता है। यानी इसमें जो स्वेच्छ चर होते हैं जब आप उस स्वेच्छ चर को एकदम पूर्णतया गायब कर लेंगे तो उससे क्या बन जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। चलिए हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं। लेट एफ एक्स वाई C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn इक्वल टू 0, इसको ही बना देते हैं। बी ए रिलेशन where x y are independent and dependent variables respectively, and जो CIs हैं are arbitrary constant. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो अब इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, n, ठीक है ना। इसलिए हम लोग कितनी बार इसका डेरिवेटिव करेंगे, n बार। इक्वेशन कितने बनेंगे, एक एक्स्ट्रा बनेगा, ठीक है ना। एक तो जो दिया है इसे बना लेंगे और बाकी n डेरिवेटिव सक्सेसिव करने के बाद बन जाएंगे। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x we get। तो मान लो इसका डेरिवेटिव करने के बाद क्या आ गया, 5xy क्या हो जाएगा, dy by dx। ये हो गया C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn इक्वल टू 0, इसको 2 बना लीजिए। अब ऐसे अगेन करिएगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 2, अगेन डिफरेंशिएटिंग यानी पुनः डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 2 with respect to x we get। तो मान लो ये क्या आ गया, 5 नाम लेते हैं, x y dy by dx d2y upon dx2 C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डेरिवेटिव करने के बाद हटे जरूरी नहीं है हट भी सकता है और नहीं भी सकता। सिमिलरली अगेन डिफरेंशिएटिंग ना, तो क्या मिल जाएगा, हम लोग n भी बार लेकर चल रहे हैं, क्या हो जाएगा 5।
हो गया एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई अपान डी एक्स टू डॉट डॉट टी एन वाई अपान डी एक्स एन, फिर ऐसे C1 C2 C3 डॉट डॉट सी एन इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन एन बना लीजिए। ठीक है ना। तो अब क्या करना है, इक्वेशन 1 2 3 डॉट डॉट एन की सहायता से हम लोग सारे CIs क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। और जैसे एलिमिनेट करेंगे हमको एक्स वाई डी वाई अपान डी एक्स डी टू वाई अपान डी एक्स टू डॉट डॉट टी एन अपान डी एन वाई अपान डी एक्स एन के बीच में क्या मिल जाएगा, रिलेशन, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। तो एलिमिनेटिंग constant C1 C2 C3 dot dot Cn from equations 1 2 3 dot dot n we get थोड़ा देख लो तो, we get relation between x y dy by dx d2y upon dx2 d3y upon dx3 डॉट डॉट dny upon dxn। मान लो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, चलिए इधर से एलिमिनेट करते हैं। मान लो क्या मिल गया, 5x y dy by dx d2y upon dx2 d3y upon dx3 डॉट डॉट dny upon dxn equal to 0। तो दिस इज द required solution of required differential equation of given solution of differential equation। ठीक है ना। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अगर हमको किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, ठीक है ना, तो दिए गए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उनको क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। जैसे आप एलिमिनेट करेंगे हमको क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या ले लिए, एक जनरल इक्वेशन ले लिए एफ, जो कि एक्स वाई डॉट डॉट सी एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का फंक्शन है। अब इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, मान लिया गया कि एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो फिर क्या कर दिया गया इसका, इक्वेशन 1 का n बार डेरिवेटिव करेंगे ना, वो भी सक्सेसिव लगातार ना। तो हम लोग क्या कर दिए, डिफरेंशिएट कर दिए इक्वेशन 1 का। तो मान लो कि जो इक्वेशन करने के बाद बनता है वो ये बना, इक्वेशन जो डिफरेंशिएशन के बाद बना वो ये बना। अच्छा, अगर किसी इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिप्रेजेंट है, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उपस्थित है, तो उस स्थिति में डेरिवेटिव करने के बाद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जरूरी नहीं है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन ले लूँ ये सी एक्स, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेटिव करिए, देखो यहाँ से क्या होगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या मिल गया सी ना, मिला कि नहीं मिला यहाँ से। तो अब इसको यहाँ से रख करके हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब हमारे पास ऐसे भी इक्वेशन मिल जाएंगे, ऐसे भी इक्वेशन मिल जाएंगे
जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट तो प्रेजेंट होंगे लेकिन डेरिवेटिव करेंगे वो हटेंगे नहीं, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव करने के बाद वो हटे जरूर नहीं, जैसे देखो यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट है लेकिन डेरिवेटिव करने के बाद क्या हटा, नहीं हटा ना। लेकिन एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे c इक्वल टू सी वन प्लस सी टू। अब इसमें देखो ये लग रहे हैं कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 है, लेकिन ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। जब ऐड होगा तो एक नया कांस्टेंट आएगा, हम लोग उसका नाम क्या दे दिए, c, ठीक है ना। वेयर c इक्वल टू सी वन प्लस सी टू। और एक चीज आपको बताया गया है कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, आर्बिट्री कांस्टेंट वो कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए ना। लेकिन देखो यहाँ सी वन सी टू क्या है, डिपेंडेंट है। लेकिन जब हम लोग इसका सम किए तो मान लिया कोई कांस्टेंट आएगा, उसका नाम क्या दे दिया गया, सी, जो किसके इक्वल है ये, यानी सी वन सी टू जैसे चेंज होंगे वैसे वैसे सी चेंज होगा। सी वन और सी टू जैसे जैसे चेंज होंगे वैसे वैसे सी चेंज होगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर कितने कांस्टेंट होंगे, केवल और केवल एक होंगे। अच्छा अब इसका डेरिवेटिव करिए, एक ही बार होगा ना, 0। अब देखो क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट है, नहीं। यहाँ देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, तो वैसे ही इसका डेरिवेटिव किया गया तो मान लो एक्स वाई, इनका जब डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। और फिर सी वन सी टू डॉट डॉट सी एन उस इक्वेशन में से गायब हो जाए जरूरी नहीं है। तो मान लीजिए सी वन सी टू डॉट डॉट सी एन तब भी रिप्रेजेंट है, इक्वेशन क्या बन गया, एक्स वाई डी वाई पॉइंट डी एक्स डॉट डॉट सी एन की। अब इसका फिर से डेरिवेटिव करिए, इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो फिर क्या होगा, सेकेंड डेरिवेटिव आएगा। ऐसे कितनी बार डेरिवेटिव करना है, n बार। क्यों करेंगे, क्योंकि दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में n आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो वैसे इसका फिर से अवकलन किए, सेकंड डेरिवेटिव इंक्लूड कर दो। फिर से आप मान लो कांस्टेंट अभी भी एलिमिनेट नहीं हुए, उस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम लोग बना रहे हैं डेरिवेटिव करने के बाद जो आ रहा है उसमें कांस्टेंट अभी बरकरार है। जैसे यहाँ देखिए इसका एक बार अवकलन करेंगे, मिला ना, ये खत्म हो गया कांस्टेंट, नहीं ना, लेकिन यहाँ देखो खत्म हो गया। तो ऐसे प्रेजेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है, तो हम लोग मान लिए कि कैंसिल नहीं हुआ। अब इसका फिर से क्या करते हैं, n बार ओपन कर देंगे, फिर भी देखो कांस्टेंट प्रेजेंट है। तो अब क्या करना है, तो जो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिया होगा, जो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा उसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। उसके बाद क्या करना है, काउंटिंग करिए, काउंटिंग, तो उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है। तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे उससे एक एक्स्ट्रा इक्वेशन बनेगा। जैसे मान लो इसमें क्या है कि n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन बना, तो कितने हो गए, n प्लस वन। देखो यहाँ से एक दो, ये कितने हो गया n, तो यहाँ से यहाँ तक कितने हो जाएंगे n, और एक यहाँ पहले से है, तो कितने इक्वेशन बनेंगे, n प्लस वन। यानी अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसी सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 है तो कितने इक्वेशन बन जाएंगे, 4 बनेंगे ना। तो अब यहाँ से क्या करना है, इक्वेशन 1 2 3 एंड n डॉट डॉट n तक के इक्वेशनों को सॉल्व करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1 c2 डॉट डॉट cn को हटा देंगे, तो क्या मिल जाएगा, एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू डॉट डॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन में एक रिलेशन मिल जाएगा ना। अब इसमें जो रिलेशन मिलेगा, अब उसका नाम मान लो इस टाइप का है, ठीक है ना। ठीक क्या कहलाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चलिए तो इसमें कुछ हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। इसमें कुछ रिजल्ट देख लें। तो इन जनरल वी में एक्सपेक्ट, यानी आशा कर सकते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन of the
of the nth order to contains n arbitrary constants। ठीक है, यानी सामान्य रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है अगर वो n ऑर्डर का है तो पक्का है कि उसमें n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। ठीक है ना। और फिर अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर वो n ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ठीक है ना, ऐसे कहिए कि n ऑर्डर के डेरिवेटिव का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका जो सॉल्यूशन आएगा उसमें भी कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे n। यानी देखो अगर n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो n ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, और अगर n ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है तो फिर n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बनेंगे। ठीक है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेंगे। तो हियर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट means independent arbitrary constant। ठीक है ना, यहाँ पे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो एक दूसरे से स्वतंत्र होने चाहिए ना। चलिए काउंटर एग्जांपल देख लो। हम लोग काउंटर एग्जांपल ले लिए y इक्वल टू c1 प्लस c2 ना। अब यहाँ जो c1 c2 है ये कैसे हैं, दो कांस्टेंट हैं ना, अगर इनको ऐड करेंगे तब क्या मिलेगा, एक नया कांस्टेंट मिलेगा। हम लोग उसका नाम क्या दे दिए c, वेयर c इक्वल टू क्या है c1 प्लस c2 ना। तो जो c है ना वो c1 c2 के चेंज होने से c भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी c1 c2 हम लोग बदलते जाएंगे तो c भी क्या होगा, बदलता जाएगा। इसका मतलब जो c है ना वो इन सब पर निर्भर करता है, और c1 c2 क्या है, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये इंडिपेंडेंट है तो इनका जो सम आएगा, यानी ये इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है लेकिन इनका सम क्या होगा, एक कांस्टेंट देगा। इसका मतलब इसका हम लोग कितनी बार डेरिवेटिव करेंगे, एक बार ना। इक्वेशन क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो दिखने में लग रहा है कि दो है लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये क्या होगा, इज ए रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसका हम लोग क्या किए हैं, डिफरेंशिएटिंग किए हुए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना। अब इसे मिटाते हैं। अब इसमें दो डेफिनेशन हम लोग और देख लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को यही फिनिश करते हैं। तो इसमें आपका जनरल सॉल्यूशन, और कंप्लीट इंटीग्रल और कंप्लीट प्रिमिटिव।
ठीक है ना। ये 3 नाम से हम लोग इसको जानेंगे, जनरल सॉल्यूशन, कंप्लीट इंटीग्रल और कंप्लीट प्रिमिटिव। अब ये क्या होता है जनरल सॉल्यूशन? तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है ना जिसमें क्या हो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंक्लूड हो, तो हमारा क्या कहलाएगा सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो द सॉल्यूशन which contains arbitrary constant is called general solution of a differential equation। ठीक है ना। तो द सॉल्यूशन which contains arbitrary constant, ठीक है, तो वह सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, वह सॉल्यूशन कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बाद आता है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन हमको मिलता है उसमें क्या होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलते हैं। तो उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का अगर हम लोग कोई स्पेशल वैल्यू रख दिया जाए या स्पेशल वैल्यू मिल जाए, तो जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो द सॉल्यूशन obtained from general solution by giving particular values to arbitrary constants is called particular solution of the differential equation। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि जो जो सोल्यूशन है ना वो जनरल सोल्यूशन से प्राप्त हो इससे, लेकिन जो वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी स्वेच्छ अचर के किसी विशेष वैल्यू द्वारा जनरल सोल्यूशन से जो सोल्यूशन प्राप्त होता है उसे क्या बोलेंगे, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट है, वाइल जबकि वाइल काउंटिंग द arbitrary constants constant in general solution to these constant, while counting the arbitrary constant in general solution to these constant are
should be independent and not equivalent to lesser number of arbitrary constant. ठीक है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या हुआ, तो आर्बिट्री कांस्टेंट के किसी स्पेशल वैल्यू द्वारा जनरल सोल्यूशन से जो सोल्यूशन प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन। किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। अच्छा एक चीज और, जब कभी हम आर्बिट्री कांस्टेंट को काउंट करेंगे ना, तो वो आर्बिट्री कांस्टेंट कैसे होने चाहिए, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, हम उसके बाद इस लेक्चर को यही फिनिश करेंगे। चलो, फॉर इंस्टेंट, इंस्टेंट मीन्स उदाहरण होता है, एग्जाम्पल, द सोल्यूशन y इक्वल टू c1 sin x प्लस c2 cos x प्लस 3 appears to, अब इसमें बताओ कितने आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट हैं, 3 ना, तो दिखने में लग रहे हैं 3 हैं, लेकिन ये 3 है नहीं। appears to contains 3 arbitrary constant actually they are equivalent to 2 only। ठीक है ना, इसमें दिखने में लग रहा है कि 3 है, लेकिन है 3 नहीं, बल्कि ये तीनों कितने के इक्वल हैं, 2 के इक्वल हैं ना। अब अगर इसका एक्सप्लेनेशन करना हो, देख लीजिए, इसको ए मानिए, इसको बी, तो फार्मूले से ब्रेक कर लो, तो क्या हो जाएगा, फार्मूले से cos a cos b माइनस sin a sin b ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो c1 sin x प्लस c2 cos 3 cos x, अब इसका गुणा करिए तो हो जाएगा आपका c2 sin c3 sin x ना। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन है, यस, यहाँ देखिए कॉमन है ना, इसको हम लोग क्या बना देते हैं, c1 माइनस c2 sin c3 हो गया क्या, sin x, ये हो गया आपका c2 cos 3 cos x ना। अब हम लोग इसका नया नाम देते हैं, देखो ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट दे दें, इसका नाम हम लोग दे दिए ए, तो क्या बन गया, sin x। इसका नाम क्या दे देते हैं हम लोग बी, देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, इसका नाम हम लोग दे दिए बी, हो गया cos x ना। वेयर
where a is equal to c1 minus c2 sin 3 and b is equal to c2 cos 3 ना। तो काउंट कर लीजिए कितने आर्बिट्री कांस्टेंट मिल गए, 2 मिल गए ना, जबकि इसमें दिख कितने रहे थे, 3। तो एक्चुअल में 3 है नहीं, बल्कि ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, 2 के इक्विवेलेंट है। ठीक है ना। अब ऐसे आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे एक्सरसाइज से। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।